किसी समय एक गांव में देवकांत नाम का एक माली रहता था। वह राजा के शाही बगीचे में काम करता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन जब वह सवेरे सवेरे राजा के बगीचे की ओर जा रहा था तो अचानक एक छोटी सी चिड़िया उसके पैरों तले कुचले जाने से बाल बाल बची। उसने चिड़िया को उठाकर एक तरफ रख दिया। तभी चिड़िया बोली, तुम्हारी मेहरबानी का धन्यवाद नौजवान, मैं बीमार हूँ इसलिए उड़ नहीं सकती। यदि तुम मुझे मेरे घोंसले में पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। कहाँ है तुम्हारा घोंसला चिड़िया रानी? वह जो पीपल का पेड़ तुम देख रहे हो ना, उसी पर मेरा घोंसला है। ठीक है चिड़िया रानी। देवकांत ने चिड़िया को उसके घोंसले में रख दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान। चिड़िया रानी, जब तुम बीमार हो तो भोजन करने कैसे जाओगी, क्योंकि तुम उड़ तो सकती नहीं। हाँ, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। यदि तुम मेरे खाने के लिए कुछ फूलों का प्रबंध कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ फूल ही खाती हूँ। तुम चिंता मत करो चिड़िया रानी, मैं राजा के बाग में काम करता हूँ। वहाँ सैकड़ों किस्म के फूलों के पौधे लगे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लौटते समय तुम्हारे लिए मैं ढेर सारे फूल ले आऊंगा। देवकांत राजमहल की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर देवकांत सारा दिन बगीचे में काम करता रहा। घर लौटते समय जब उसने कुछ फूल तोड़कर अपनी जेब में रखे तो उसे प्रमुख माली प्रभुदास ने देख लिया और वह बोला, यह फूल चोरी करके तुम कहाँ ले जा रहे हो? जानते हो शाही फूलों को चोरी करने की क्या सजा है? माफ कीजिए प्रमुख जी, मैं आपसे आज्ञा लेना भूल गया। दरअसल ये फूल में एक बीमार, बकवास बंद करो, मैं इसी वक्त तुम्हें सैनिकों के हवाले करूँगा। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रमुख जी, मुझे चाहे जो सजा दे दीजिए, लेकिन सैनिकों के हवाले मत कीजिए। एक ही शर्त पर मैं तुम्हारी चोरी छिपा सकता हूँ और तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम्हें इन फूलों की कीमत चांदी का एक छोटा सिक्का मुझे देना होगा। ठीक है, यह लीजिए प्रमुख जी, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करोगे और जब जब फूल लोगे मुझे मेरी दक्षिणा देते रहोगे। ठीक है प्रमुख जी। वहाँ से देवकांत सीधा चिड़िया के पास पहुँचा और बोला, यह लो चिड़िया रानी, अपना आहार। उस दिन से देवकांत रोज बाग से फूल तोड़ता और उसकी कीमत प्रमुख माली को देकर फूल चिड़िया को पहुंचा आता। चिड़िया बोली, तुम मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहे हो युवक। ऐसी कोई बात नहीं है चिड़िया रानी, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी मिलती है। तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन जब वे शाम को बाग से फूल लेकर चिड़िया के पास पहुंचा तो उसे उदास देखकर चिड़िया बोली, क्या बात है देवकांत, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो। मुझे अफसोस है चिड़िया रानी कि कल शायद मैं तुम्हारे खाने के लिए फूल ना ला सकूं। देवकांत, मेरे लिए अब फूल लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छी हो चुकी हूँ तथा कल से स्वयं अपने खाने का प्रबंध कर लूंगी। लेकिन फिर भी बताओगे कि तुम किस वजह से उदास हो? चिड़िया रानी, मैं इन फूलों की कीमत प्रमुख माली को देकर आता था, लेकिन अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। कहकर देवकांत ने चिड़िया को सारी बात बता दी। सब कुछ जान सुनकर चिड़िया की आंखें डबडबा गई। देवकांत, मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए तुम
इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, वरना मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देती। देवकांत बोला, तुम दुखी मत हो चिड़िया रानी, मैं इसलिए उदास नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं रहे, बल्कि मैं तो इस बात से चिंतित था कि कल तुम्हारे लिए फूल कहाँ से लाऊंगा। लेकिन अब तुम्हें स्वस्थ जानकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन मुझसे रोज मिलना ना भूलना। ठीक है चिड़िया रानी। उस दिन से देवकांत चिड़िया के लिए फूल तो नहीं लाता, लेकिन काम से लौटते वक्त रोज उससे मिलकर जरूर जाता। एक दिन जब वे काम से घर लौट रहा था तो उसे चिड़िया से मिलने का ध्यान ही नहीं रहा। देवकांत को जाते हुए देख चिड़िया बोली, देवकांत, आज मैं ना जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो। ओह चिड़िया रानी, आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बोलो, कैसे हालचाल हैं? सुनो, तुमने जो मुझ पर बीमारी के समय उपकार किया, उसकी मैं कीमत तो नहीं चुका सकती, लेकिन मैं आज तुम्हें एक ऐसा बीज दूंगी जो शायद तुम्हारे सारे दुख, दर्द व गरीबी दूर कर देगा। कहकर चिड़िया ने अपने घोंसले में से एक बीज उठाया और देवकांत की हथेली पर रख दिया। अरे, इतना बड़ा बीज! सुनो, यह मृत यौवन संजीवनी वृक्ष का बीज है। इसके फूल सूंघने वाला सदा सुंदर, स्वस्थ और जवान बना रहता है। इस बीज से जो वृक्ष होगा और उसमें जो फूल लगेंगे वे अनमोल होंगे। तुम उन्हें बेचकर बहुत सा धन कमा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसका वृक्ष 1 महीने में ही बड़ा हो जाएगा और वे फूल उस पर सूर्य छुपने के बाद ही रोज रात को निकलेंगे और भोर होते ही लुप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्हें तुम्हें रात ही रात में तोड़ना होगा। चिड़िया रानी, इतना अनमोल बीज देखकर तो तुमने मेरी तकदीर ही पलट दी है। लेकिन एक बात तो बताओ कि इतना अनमोल बीज तुम्हें मिला कहाँ से? बस संयोग से ही मिल गया। आज मैं सुबह सुबह उठकर आहार के लिए निकली थी। उड़ते उड़ते मुझे एक स्थान पर बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया। ओ परियां, मुझे नीचे चलकर उनकी टोह लेनी चाहिए। हो सकता है उनकी बातचीत से मुझे कोई ऐसा उपाय सूझ जाए जिससे मैं देवकांत की गरीबी दूर करने में उसकी मदद कर सकूं। यह सोचकर मैं नीचे उतरी और एक पेड़ पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। एक परी बोली, सखी, आज बहुत समय बाद सैर सपाटा करने में बहुत आनंद आया है। मैं तो अब यहाँ रोज आया करूँगी। मैं भी। इस तरह से सभी परियों ने वहाँ आने के लिए हामी भर दी। दूसरी परी बोली, जब हमने रोज ही यहाँ आना है तो क्यों ना यहाँ मृत यौवन संजीवनी वृक्ष लगा दें, ताकि सैर सपाटे के पश्चात उसके फूलों की महक ले सकें और सदा सदा के लिए स्वस्थ एवं जवान रह सकें। हाँ, तुम ठीक कहती हो। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता है, अतः वह वृक्ष भी सुरक्षित रहेगा। फिर परियों ने वह बीज तालाब के किनारे मिट्टी खोदकर दबा दिया और अपने अपने हाथों में थमी छड़ी हिलाकर आकाश में उड़ गईं। उनके वहां से जाने के बाद मैंने वह गड्ढा खोदा और उस बीज को लेकर अपने घोंसले में आ गई और मैं कब से तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रही थी। सच, तुम कितनी अच्छी हो चिड़िया रानी, जो मेरे बारे में इतना सोचती हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारे इस उपहार का बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया बोली, ठीक है, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना।
इसकी विशेषता किसी को मत बताना, वरना वे तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर देंगे। ठीक है चिड़िया रानी। और देवकांत अपने घर की ओर चल दिया और सोचने लगा, चिड़िया रानी ने ये अनमोल बीज दिया तो है, लेकिन इसे गाड़ूंगा कहाँ? यदि घर के बाहर गाड़ता हूँ तो वृक्ष के बड़े होते ही और फूलों के लगते ही लोगों को इसकी विशेषता का पता चल जाएगा और वे सारे फूल तोड़ लेंगे। और अपने घर के अलावा मेरे पास ऐसी कोई सुरक्षित जगह भी नहीं जहाँ मैं उस पेड़ को लोगों की निगाहों से बचाकर रख सकूं। फिर उस बीज को लगाऊं कहाँ? घर पहुंचकर भी उसका मस्तिष्क उस बीज को बोने के लिए किसी उपयुक्त स्थान के विषय में ही सोचता रहा। यदि एक बार वह पेड़ उग गया तो शायद फिर मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। महाराज ही मुझे उन फूलों की मुंह मांगी कीमत देने को राजी हो जाएंगे। क्यों न मैं उस बीज को महाराज के ही शाही बगीचे में बो दूं, तब इसकी उचित सुरक्षा भी होती रहेगी। साथ ही महाराज मुझसे उस अद्भुत वृक्ष को पाकर प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे ढेरों इनाम देने के साथ साथ मेरी तरक्की भी कर देंगे। अगले दिन वह रोज की ही तरह शाही बाग में पहुंचा और एक उपयुक्त स्थान देखकर बीज बोने के लिए गड्ढा खोदने लगा। उसे गड्ढा खोदते हुए प्रमुख माली ने देख लिया और वह कहने लगा, ए मूर्ख, तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रमुख जी, मैं यहाँ एक अजीबोगरीब फूलों के वृक्ष का बीज बो रहा हूँ। फिर देवकांत ने प्रमुख माली प्रभुदास को उस बीज और उसके निकलने वाले वृक्ष व फूलों की सारी विशेषता बता दी। सब कुछ सुनकर प्रमुख माली की आंखों में लालच की गहरी चमक उभर आई। अगर इसकी बात सच है तो वास्तव में यह बीज अनमोल है। इससे तो मैं महाराज से लाखों मोहरे कमा सकता हूँ। क्यों ना एक माह में इसका परिणाम देख लूं। प्रमुख जी, कृपया मुझे इसे बोने की इजाजत दे दीजिए। वृक्ष के उगने पर फूलों से जो आमदनी होगी उसमें आधा हिस्सा मैं आपको भी दूंगा। ठीक है, तुम इसे बो सकते हो। अच्छा देवकांत, यह तो बताओ कि यह अद्भुत बीज तुम्हें मिला कहाँ से है? प्रमुख जी, यह मुझे चिड़िया ने दिया है। फिर देवकांत ने उसे चिड़िया के मिलने से लेकर बीज के मिलने तक की कहानी बता दी। बीज बोने के बाद देवकांत दूसरे कामों में जुट गया और प्रमुख माली भी अपने काम में जुट गया। लेकिन उस दिन से प्रमुख माली उससे बहुत अच्छे ढंग से पेश आने लगा और उसकी मदद भी करने लगा। एक एक करके दिन बीतते रहे। बीज से अंकुर फूट निकला और वह दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। ठीक 30 दिन बाद उस पौधे ने एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया। देवकांत और प्रमुख माली दिन भर अपने अपने काम में जुटे रहे। फिर जैसे ही सांझ हुई और सूरज डूबा, राजमहल और आसपास का वातावरण अद्भुत सुगंध से महक उठा। आह प्रमुख जी, देखिए, वृक्ष पर फूल खिल उठे हैं। वाह देवकांत, कितनी मनमोहक सुगंध है इनकी। मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताजा और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। देवकांत, इसका मतलब यह हुआ कि ये फूल निसंदेह चमत्कारी हैं। तभी देवकांत आनंद विभोर होकर फूल तोड़ने के लिए वृक्ष की ओर बढ़ा और झटपट फूल तोड़ने लगा। बस इतने फूल काफी हैं। प्रमुख माली प्रभुदास बोला, सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस चोर को। आज ये चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है। ओ नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। सैनिकों ने तुरंत देवकांत को जकड़ लिया। प्रभुदास बोला, आज मुझे विश्वास हो गया कि आज से पहले भी जो फूल चोरी होते रहे हैं,
वह भी इसी ने चुराए हैं। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कोई चोरी नहीं की। यह वृक्ष मेरा है, इसके फूलों का मैं हकदार हूँ। हाँ, पहले जो फूल मैंने बाग से तोड़े थे वे प्रमुख जी से इजाजत लेकर तोड़े थे और उनकी कीमत भी इनको दी है। मूर्ख, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सच्चा बनता है। महाराज के बाग में उगे हुए वृक्ष को अपना बताता है। जब सैनिकों ने देवकांत को मार मार कर अधमरा सा कर दिया तो प्रमुख माली उसके प्रति सहानुभूति जताता हुआ बोला, बस बस, अब रहने दीजिए सैनिक जी, बहुत खातिरदारी हो गई इसकी, अब इसे छोड़ दीजिए। असहाय देवकांत सब कुछ जानता समझता हुआ भी अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता हुआ अपने घर की ओर चल दिया। देवकांत और सैनिकों के जाने के बाद प्रभुदास जमीन पर बिखरे उन फूलों को एकत्रित करने लगा जो देवकांत ने वृक्ष से तोड़े थे। इन फूलों का गुलदस्ता बनाकर मैं महाराज को पेश करूंगा और ढेर सारा इनाम पाऊंगा। इधर देवकांत सीधा चिड़िया रानी के पास पहुंचा और रोते रोते उसे सारा किस्सा कह सुनाया। ओह, यह तो बड़ा बुरा हुआ देवकांत, मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था कि इस संबंध में किसी को कुछ मत बताना। सच कहती हो चिड़िया रानी, मुझसे वास्तव में ही बहुत बड़ी भूल हो गई है जो मैंने प्रमुख माली पर विश्वास किया। खैर, तुम दुखी मत हो, अब तुम घर जाओ, मैं जल्दी ही कोई ऐसा उपाय करूंगी कि तुम्हें भूखों ना मरना पड़े। ठीक है चिड़िया रानी। और चिड़िया से विदा लेकर देवकांत उदास सा अपने घर लौट गया। इधर माली प्रभुदास ने जैसे ही चमत्कारी फूलों का एक गुलदस्ता तैयार किया, राजमहल का एक कर्मचारी उनके पास आ पहुंचा और बोला, प्रभुदास जी, महाराज ने तुम्हें याद किया है। ओह, मैं तो स्वयं ही उनसे मिलने आ रहा था, चलो चलते हैं। कुछ ही देर बाद वे महाराज के सामने पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो, आपने मुझे कैसे याद किया अन्नदाता? प्रभुदास, मैंने तुम्हें ये जानने के लिए बुलाया है कि आज शाही बगीचे की ओर से इतनी प्यारी सुगंध किन फूलों से आ रही है। इस सुगंध ने हमें मदमस्त कर दिया है, हमारा रोम रोम पुलकित हो उठा है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारी उम्र 10 साल कम हो गई हो, जैसे हम अधेड़ावस्था से जवानी में लौट आए हों। महाराज, यह अनोखा चमत्कार इन अनमोल फूलों का है। इन फूलों के गुलदस्ते को मैं स्वयं ही आपको भेंट करने आ रहा था। अच्छा, जरा देना तो सही। गुलदस्ता लेकर राजा ने उसे जैसे ही सूंघा, उसका रोम रोम झूम उठा। वाह, तबीयत प्रसन्न हो गई, बिल्कुल वैसी ही सुगंध है। प्रभुदास, यह किस पेड़ के फूल हैं और इनका नाम क्या है? महाराज, ये फूल मृत यौवन संजीवनी वृक्ष के हैं। इनको सूंघने से मनुष्य सदा जवान और स्वस्थ रहता है। क्या सचमुच? इसका परिणाम आप स्वयं ही देख चुके हैं महाराज। ठीक कहते हो, इस अद्भुत वृक्ष को देखने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। और दोनों बाग में पहुँचे। महाराज कहने लगे, निसंदेह जितने फूल सुंदर है उतना ही वृक्ष भी सुंदर है। महाराज, मैंने कई वर्षों की कड़ी मेहनत के पश्चात इसे उगाया है। इसके फूल केवल रात में ही खिलते हैं और भोर होते ही लुप्त हो जाते हैं। प्रभुदास, तुम्हें इस अद्भुत वृक्ष का बीज कहाँ से मिला? इसकी विशेषता देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ऐसे वृक्ष कम से कम धरती पर तो नहीं उगते। महाराज, इस वृक्ष का बीज मुझे एक परी ने दिया था, जिसकी मैंने किसी समय बहुत मदद की थी। फिर प्रभुदास ने राजा को एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। कहानी सुनकर राजा
उससे बहुत प्रभावित हुए और कहने लगे, मुझे नहीं मालूम था प्रभुदास कि मेरे राज्य में तुम जैसा योग्य, नेक और दयालु व्यक्ति भी है, जो तन मन धन से हमारी सेवा में जुटे हुए हैं। हम तुम्हारी वफादारी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए प्रभुदास। अतः इनाम स्वरूप ये 100 स्वर्ण मुद्राएं रख लो। कल सुबह दरबार में उपस्थित होना, हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दिलवाएंगे, जो वृक्ष के ऊपर आए खर्च की बाबत होगी। महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे। आप महान हैं महाराज, आप दयालु हैं, आपको ईश्वर सदा संपन्न रखे। हाँ, एक बात ध्यान रहे देवकांत, कल से रोज तुम मुझे एक फूलों का गुलदस्ता पेश करोगे, जिसके बदले तुम्हें रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगले दिन दरबार में जाकर प्रभुदास ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर ली और उसी रात से वह रोज चमत्कारी फूलों का गुलदस्ता बनाकर राजा को देने लगा। राजा फूलों को सूंघता और बहुत खुश होता। वाह, जवाब नहीं इन फूलों का। कुछ ही दिनों में हमारी काया कल्प हो गई है, हम बूढ़े से जवान हो गए हैं। उधर देवकांत ने एक सेठ के यहाँ मेहनत मजदूरी करनी आरंभ कर दी, जबकि प्रभुदास दोनों हाथों से धन बटोर रहा था। कई दिन बीतने के पश्चात एक रात को परिया राजा के महल के ऊपर से गुजर रही थी कि उन्होंने वही मृत संजीवनी वृक्ष देखा और कहने लगी, अरे वह देखो, मृत यौवन संजीवनी वृक्ष है। परियां तुरंत नीचे उतरी। फिर राजा का शाही बाग ही था, लेकिन ये वृक्ष यहाँ आया कैसे? यह तो किसी राजा का बाग लगता है। हाँ, लगता है ये वृक्ष उसी बीज से उगा है जिसे हमने 1 माह और कुछ हफ्ते पहले तालाब के किनारे गाड़ा था और जो अगले ही दिन आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गया था। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय हमारे आसपास कोई मनुष्य था जिसने न केवल हमारी बातचीत सुन ली होगी, बल्कि हमारे जाने के बाद उसने उस बीज को भी निकाल लिया होगा। तब तो हमें उस चोर को सजा देनी चाहिए, लेकिन चोर का पता कैसे चलेगा? तो एक परी बोली, उसका पता चलना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिसे इस पेड़ की विशेषता मालूम है, वे जरूर रात को फूल तोड़ने यहाँ आता होगा। ठीक कहती हो सखी, लेकिन जिस दिन वह हमारी निगाहों में आ गया, वह रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। आओ अब हम इन फूलों का आनंद लें। उस दिन से वे परियां रोज रात को वहाँ आने लगी, लेकिन वे आधी रात को आती थी, इसलिए उनका सामना कभी प्रभुदास से नहीं हुआ। प्रभुदास तो पेड़ पर फूल खिलते ही थोड़े से फूल तोड़कर उनका गुलदस्ता बनाकर राजा को दे देता था। विधि का विधान देखिए, राजा की पत्नी का स्वर्गवास हुए तो कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी इकलौती जवान बेटी, जो कि 6 माह से विदेश भ्रमण के लिए गई हुई थी, अचानक एक दिन वापस लौट आई। उसे देखकर महाराज बहुत खुश हुए और कहने लगे, बेटी मधुमिता, तुम्हें देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। और वे अपने पिता को घूरकर देखने लगी। क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? पिताजी, ये आप 6 माह में अचानक जवान कैसे हो गए? क्या कोई मृत यौवन संजीवनी आपके हाथ लग गई है? कुछ ऐसा ही समझ लो बेटी। अच्छा, पहले भीतर चलो, फिर आराम से बातें होंगी। लेकिन पिता और बेटी को एक दूसरे से मिलने की इतनी खुशी थी कि खाने पीने और इधर उधर की बातचीत करने के मध्य ना तो मधुमिता को अपने पिता की जवानी का राज जानने का ध्यान रहा और ना ही राजा ने इस बारे में उसे कुछ बताया। बेटी, रात बहुत हो गई है, अब तुम जाकर सो जाओ। बहुत अच्छा पिताजी,
मुझे भी बड़ी जोरों की नींद आ रही है। लेकिन मधुमिता अपने शयन कक्ष में जाकर जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसे फूलों की सुगंध आने लगी। मधुमिता उसी समय महल से निकलकर शाही बाग में पहुंच गई और परियां भी उसी समय उड़ती हुई शाही बाग के ऊपर पहुंची और राजकुमारी को देखकर कहने लगी, अरे वह देखो, शाही बाग में कोई लड़की मृत यौवन संजीवनी वृक्ष के फूल तोड़ रही है। जरूर ये वही चोरनी है जिसने हमारा चमत्कारी बीज चुराया था। आओ चलकर इसे मजा चखाएं। और इससे पहले कि राजकुमारी खतरे को भांप पाती, परियों ने अपने जादू से राजकुमारी को पत्थर की मूर्त बना दिया। अब इसे सिवाय हमारे और कोई जिंदा नहीं कर पाएगा। इसकी यही सजा थी। इसे तो सजा मिल गई। आओ अब फूलों की सुगंध का आनंद लें और अपना प्रिय खेल खेलें। हाँ चलो। अगले दिन भोर होने के साथ ही पूरे महल में हंगामा मच गया। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। महाराज, राजकुमारी साहिबा शाही बाग में पत्थर का बुत बनी खड़ी हैं। क्या? महाराज शीघ्र ही बाग में पहुँचे। बाग में पहले से ही महल के नौकर चाकर और प्रभुदास भी मौजूद था। सभी राजकुमारी की दशा पर आंसू बहा रहे थे। अपनी बेटी को पत्थर की मूर्त बना देख राजा कुछ देर आंसू बहाता और विलाप करता रहा, लेकिन फिर क्रोधित होकर बोला, प्रभुदास, इस पेड़ को तुमने ही उगाया था। तुम ही बता सकते हो कि राजकुमारी फूल तोड़ते हुए पत्थर की कैसे हो गई। जल्दी जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज, मेरी जान बख्श दीजिए। इस पेड़ को तुमने ही उगाया है, अतः इसका जादू भी तुम ही जानते होंगे। जल्दी बताओ, हमारी बेटी पत्थर की कैसे बनी? अब प्रभुदास को सच्चाई बताने में ही अपनी भलाई नजर आई और वे कहने लगा, महाराज, मैंने धन के लालच में आकर आपसे झूठ कहा था कि इस अद्भुत पेड़ को मैंने उगाया है। वास्तव में इस पेड़ को उगाने वाला देवकांत है, जिसे मैंने यहाँ से भगा दिया था। क्या? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। इस वृक्ष को उसी ने 1.5-2 माह पहले उगाया था, लेकिन इस वृक्ष के फूलों की विशेषता जानकर मेरी नीयत डोल गई और मैंने उसे यहाँ से भगाकर इस पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर प्रभुदास ने राजा को सारी बात बता दी। असलियत जानकर राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। दुष्ट, कमीने, धोखेबाज, तुमने न केवल देवकांत से धोखा किया, बल्कि हमसे भी झूठ बोलकर ढेर सारा धन हड़पा। तुझे तो मैं देवकांत से भी कठोर सजा दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। नहीं, तुम्हें तुम्हारे किए का दंड अवश्य मिलेगा। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्ट को और जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दो और देवकांत को जल्द से जल्द मेरे सामने हाजिर किया जाए। इधर सैनिक देवकांत के घर पहुँचे। संयोग से उस समय देवकांत घर पर ही था। देवकांत सैनिकों के साथ राजमहल जाने लगा तो रास्ते में उसे चिड़िया रानी ने देख लिया और वे सोचने लगी, अरे ये राजा के सैनिक देवकांत को क्यों ले जा रहे हैं? क्या कसूर किया है देवकांत ने? मुझे तुरंत राजमहल पहुंचकर कारण जानना चाहिए। कुछ देर बाद सैनिकों ने देवकांत को राजा के सामने पेश किया। देवकांत कहने लगा, प्रणाम महाराज। देवकांत, तुमने हमारे शाही बाग में ऐसा जादुई पेड़ उगाया जिसे छूते ही हमारी बेटी पत्थर का बुत बन गई। पत्थर का बुत बन गई महाराज? हाँ, बताओ वे पत्थर का बुत कैसे बन गई और पुनः कैसे जीवित हो सकती है? महाराज, मैंने वे वृक्ष लगाया अवश्य था,
लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम कि राजकुमारी जी पत्थर का बुत कैसे बन गई। तुम जरूर कोई दुष्ट जादूगर हो। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी चिड़िया रानी वहाँ आ गई और बोली, ठहरो राजन, इस तरह जल्दबाजी से काम मत लो। एक चिड़िया और वह भी मनुष्य की बोली बोल रही है। तुम कौन हो चिड़िया, और इस दुष्ट को मौत के घाट उतारने से तुमने मुझे क्यों रोका? क्या तुम नहीं जानती कि इसके कारण मेरी बेटी पत्थर की बन गई है? जानती हूँ महाराज, और यह भी जानती हूँ कि इस समय आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। लेकिन इसमें देवकांत का कोई दोष नहीं है। यह सब संयोग से हुआ है, अतः कृपा करके इसे छोड़ दीजिए। लेकिन तुम हो कौन जो इसकी इतनी हिमायत कर रही हो? महाराज, मैंने ही इसे उस वृक्ष का अनमोल बीज लाकर दिया था। कहकर चिड़िया ने राजा को सारी कहानी कह सुनाई और अंत में बोली, राजन, मुझे विश्वास है कि यह सब उन्हीं परियों का किया धरा है और राजकुमारी को अब वही नई जिंदगी दे सकती हैं। आप देवकांत को छोड़ दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि देवकांत के द्वारा आपकी बेटी को दोबारा जिंदगी मिल जाए। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यदि 3 दिन के भीतर मेरी बेटी मुझे जिंदा नहीं मिली तो इसके साथ साथ तुम्हें भी मौत के घाट उतरवा दूंगा। चाहे तुम भागकर पाताल में ही क्यों ना छिप जाओ। मुझे स्वीकार है राजन। राजा ने देवकांत को आजाद कर दिया। चिड़िया देवकांत को अपने घोंसले पर आने के लिए कहकर वहाँ से उड़ गई। कुछ देर बाद वे चिड़िया के पास जा पहुँचा और बोला, तुम्हारी मदद करने का बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया रानी। चिड़िया कहने लगी, राजकुमारी को जीवित करने का मुझे एक उपाय सूझा है। और चिड़िया ने वह उपाय उसे बता दिया। सुनो, अब तुम घर जाओ और रात को वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। ठीक है चिड़िया रानी। देवकांत ने घर पहुंचकर खा पी कर दिन भर आराम किया और रात होते ही वह राजा के शाही बाग में जाकर एक झाड़ी के पीछे छिप गया। तब तक मृत यौवन संजीवनी वृक्ष पर फूल खिल चुके थे। उसके दिल मोह लेने वाली सुगंध चारों तरफ महक रही थी। आधी रात बीतने पर परियां वहां पहुंची। बाग में उतरने के पश्चात पहले तो सभी परियां राजकुमारी के बुत को देखकर खूब हंसी। फिर रोज की तरह अपनी छड़ियां पेड़ के नीचे रखने के पश्चात वे पेड़ पर चढ़ी और फूल तोड़ने और उनकी माला आदि बनाकर अपना प्रिय खेल खेलने लगी। जबकि देवकांत चुपचाप पेड़ के नीचे पहुंचा और परियों की छड़ियां उठाकर अपने कब्जे में कर ली। तभी एक परी की नजर उस पर पड़ी। अरे सखियों, वे देखो, उस दुष्ट आदमी ने हमारी जादुई छड़ियां अपने कब्जे में कर ली हैं। सभी परियां दौड़ी दौड़ी देवकांत के पास पहुंची और कहने लगी, ए, कौन हो तुम? लाओ हमारी छड़ियां हमें वापस दो। परियों, मैं इस शर्त पर ही आपको छड़ियां वापस कर सकता हूँ कि आप राजकुमारी जी को पुनः जिंदा कर दें। नहीं नहीं, हम इस चोरनी को हरगिज जिंदा नहीं करेंगे। आप लोगों को भ्रम हुआ है परी देवियों, चोर राजकुमारी जी नहीं, चोर तो मैं हूँ। और फिर देवकांत ने उन्हें अपनी सारी कहानी कह सुनाई। देवकांत की दर्द भरी कहानी सुनकर सभी परियों का हृदय उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा और वे कहने लगी, ठीक है देवकांत, तुम्हें जो कष्ट मिला उसके बदले हम राजकुमारी को पुनः जिंदा कर देंगे, लेकिन इसके साथ ही यह वृक्ष हम अपने साथ ले जाएंगे। नहीं, यह नहीं हो सकता। यदि आप लोग यह वृक्ष अपने साथ ले गए तो मुझ गरीब की जीविका कैसे चलेगी?
उसके लिए तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें राजा के महल से भी बड़ा और सुंदर महल देंगी तथा इतना धन देंगे कि तुम्हें कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम किसी राजा से कम नहीं रह जाओगे। यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। तुम अपना वृक्ष अपने साथ ले जा सकती हो। तो लाओ, हमारी छड़ियाँ हमें वापस कर दो। देवकांत ने उनकी छड़ियाँ उन्हें वापस कर दी। तब एक परी ने अपनी छड़ी राजकुमारी के बुत में चुआई और कहने लगी, जीवित हो जाओ। राजकुमारी तुरंत जीवित हो उठी और कहने लगी, ओह, ये मुझे क्या हो गया था? आप लोग कौन हैं? हम सब परियां हैं राजकुमारी, लेकिन तुम्हें देवकांत का एहसान मानना चाहिए। इन्हीं की वजह से तुम्हें नया जीवन मिला है। राजकुमारी को सारी बात मालूम हुई तो उसका हृदय देवकांत के प्रति प्रगाढ़ प्रेम से भर उठा। अच्छा देवकांत, अब हम चलती हैं। अपने घर पहुंचने पर तुम्हें तुम्हारा महल और उसमें रखा अपार धन मिल जाएगा। बहुत अच्छा नेक परियों। और सभी परियां उस मृत यौवन संजीवनी वृक्ष को अपने साथ लेकर उड़ने लगीं। तब तक भोर का उजाला चारों ओर फैलने लगा था। आइए राजकुमारी जी, मैं आपको आपके पिता तक पहुंचा आऊं। आपको सही सलामत देखकर वे बहुत प्रसन्न होंगे। चलिए। और जब देवकांत राजकुमारी को लेकर राजा के पास पहुंचा तो राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, तुम पुनः जीवित कैसे हो गई बेटी? पिताजी, ये सब इन्हीं की मेहरबानी से हुआ है, कहकर राजकुमारी ने सारी बात बता दी। राजा ने प्रसन्न होकर एक दिन अपनी बेटी का विवाह देवकांत से कर दिया और देवकांत राजकुमारी के साथ परियों द्वारा दिए गए अपने महल में आनंद पूर्वक रहने लगा। वह चिड़िया रानी से रोज मिलता और उसकी खैर खबर लेता रहता था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।